नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और आज हम बात करेंगे कोरोना पर महामंथन के बारे में। जी हां, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी दिनों से एक दिन में 90,000 से ज्यादा रोजाना केस सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य के सरकारों के साथ बैठक करेंगे। बुधवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब राज्य शामिल हैं। यही राज्य देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस वाले भी हैं। इस दौरान पीएम मोदी इन राज्यों के साथ मौजूदा स्थिति, अनलॉक के नतीजे, टेस्टिंग की रफ्तार और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो देश में कुल कोरोना केस का जो 60% हिस्सा इन्हीं 7 राज्यों से आता है। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। हालांकि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल आया है और रोज हजारों की संख्या में लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित भी काफी ज्यादा संख्या में हो रहे हैं और जो 7 राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है और बैठक में तमाम आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर माह बीतने को है, लेकिन देश में कोरोना के मामलों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। जी हां, बुधवार 23 सितंबर यानी कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अहम बैठक करेंगे। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के सीएम बैठक करेंगे। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे, बताएंगे कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। मुरारी, आज बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। तो ऐसे में मैं ये जानकारी आपसे चाहूंगी कि महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इन दिनों और फिर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 12,44,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जो आंकड़े महाराष्ट्र में देखने के लिए मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ मुंबई में ही 50 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है और इन्हीं मसलों पर अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, उन तमाम गाइडलाइन को लेकर के, लॉकडाउन अनलॉक को लेकर के कि किस तरीके के हालात है और इसे किस तरीके से निपटा जाए। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो बांद्रा, धारावी और माटुंगा माहिम ये इलाका जो है फिर एक बार कोरोना की चपेट में आ गया और यही वजह है कि आज भी यहाँ आंकड़ा 1500 से 1600 पॉजिटिव केस के पाए गए हैं। जी बिल्कुल मुरारी, ऐसे में ये जानकारी काफी अहम होगी कि टेस्टिंग की रफ्तार क्या कुछ कह रही है। जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए क्या उतनी ही हो रही है या और भी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता नजर आ रही है? पल्लवी, देखिए जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी उसे लेकर के महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री थे राजेश टोपे, उन्होंने लैब और जो चेकिंग अभियान था उसे तेज कर दिए थे। गांव-गांव में जाकर के डॉक्टरों की टीम चेकिंग कर रही थी। अगर मुंबई की बात करें तो बीएमसी की तरफ से नगर सेवकों द्वारा वो तमाम मुहिम चलाई गई थी और यही वजह था कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार स्थिति यहाँ पर खराब होती
होती जा रही है, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बातचीत करते हैं तो क्या कुछ रास्ता निकालते हैं, क्या कुछ मांग उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के सामने। मुरारी, देखिए कोई पहली बार बैठक नहीं हो रही है, इससे पहले भी बैठक हो चुकी है प्रधानमंत्री के साथ, खुद उद्धव ठाकरे उस बैठक में शामिल रहे थे। अगर हम पुरानी बैठकों के बारे में बात करें तो उसका क्या नतीजा सामने निकल कर आया? क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई सहायता मांगी गई थी केंद्र से, और क्या केंद्र ने वो सहायता मुहैया कराई या नहीं? हालांकि जब फंड की हम बात करते हैं तो लगातार यही बात सामने निकल कर आती है कि केंद्र जो है वो फंड रिलीज नहीं कर रहा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कई बार इस तरीके के उनके मंत्रियों ने आरोप लगा चुके हैं, लेकिन जितनी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की स्थिति के हालात का उन्होंने जायजा दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने नई गाइडलाइन में उन्हें सलाह दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री के सामने कई बार बात रखी गई थी कि ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तक कि अगर अप्रैल मई की बात करें, जून महीने में, तो उस टाइम पर मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी कोरोना से, जिसे लेकर के केंद्र सरकार से सुरक्षा बल भी जो उद्धव सरकार ने मांगे थे, 20,000 अतिरिक्त पुलिस बल भी मुंबई में आई थी। तो हालांकि आज का जो बैठक माना जा रहा है उसमें ये सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ऑक्सीजन सहित, मेडिसिन सहित डॉक्टरों की टीम के लिए जो है प्रधानमंत्री से मदद मांग सकते हैं। जी बिल्कुल। और अनलॉक के नतीजे क्या कुछ कर रहे हैं मुरारी, क्योंकि ये भी एक अहम विषय है और प्रधानमंत्री हर बैठक में इस विषय पर जरूर चर्चा करते हैं कि अनलॉक के क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। पल्लवी, अगर मुंबई की बात करें, जीरो ग्राउंड पर एनबी न्यूज जब उतरता है तो जो चीजें देखने के लिए मिलती है उसमें एक कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ लॉकडाउन था या फिर अनलॉक 4 की स्थिति है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें या फिर कानून को उल्लंघन करने की सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। मुंबई का दादर मार्केट हो या बोरीवली का भाजी मार्केट, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मास्क नहीं होता है। हालांकि बीएमसी और पुलिस दावा करती है कि कार्रवाई करती है समय समय पर, लेकिन बेवजह भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अनलॉक 4 में जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसको प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि फॉलो नहीं किया जा रहा है, और खास करके मुंबई के लोग भी अब कोरोना जैसी महामारी को हल्के में ले रहे हैं, और यही वजह है कि स्थिति यहाँ पर खराब होती जा रही है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर देश में हम पूरे आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो अभी भी काफी भयावह बनी हुई है मुरारी। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम आगे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वाकई में कदम उठाने की जरूरत है। कोई ना कोई तो उन्हें रणनीति तय करनी ही होगी, उसके बाद ही स्थिति जो है वो काबू में लाई जा सकती है। जी पल्लवी, बिल्कुल सही करना है। आपको बता दें कि बृहन मुंबई महानगर पालिका को इस मामले में गंभीरता लेना होगा और उन तमाम स्लम इलाकों में कोविड टेस्ट की मुहिम हो या फिर दुकानों के खोलने के, बंद होने की, या लोगों की भीड़ जो जमा होती है उस पर अगर वो नकेल नहीं कसेगी तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार समय रहते उन तमाम संवेदनशील इलाकों को फिर जो है वहां पर सक्रिय हुए, डॉक्टरों की टीम, पुलिस की तैनाती करे। बहुत से ऐसी जगह है जहां पर अनुमति नहीं मिली है, बावजूद उसके फुटपाथ पर खाने पीने की सामग्री कहे तो खुलेआम बिक रही है, और ऐसे में लोगों का जमा होना, इकट्ठा होना कोरोना को बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता लेनी होगी और केंद्र से मदद के जरिए और प्रधानमंत्री से बात करके उनसे मदद के जरिए तमाम स्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जी शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर वो काफी इस समय खराब हो रखी हैं, और इसी को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इन्हीं हालातों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तय की जाए। दरअसल महाराष्ट्र में जो मरीज हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र शुरुआत से ही कोरोना प्रभावित राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य बन चुके महाराष्ट्र में
अगर हम बात करें तो रोजाना 20,000 के आसपास नए मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 32,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण अकेले इस ही प्रदेश में मौत हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12 लाख को पार कर चुका है। महाराष्ट्र महामारी से लोगों के ठीक होने के मामले में लगातार आगे भी बना हुआ है और राज्य में एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो संक्रमण की दर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और यही चिंता का विषय बना हुआ है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी हम आप चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में हालांकि लगातार राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि कोरोना को काबू में लाया जा सके, बावजूद इसके स्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही। इस बीच आज प्रधानमंत्री एक बार फिर बैठक करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल भी होंगे। क्या कुछ चर्चा हो सकती है, किस तरह की रणनीति आगे के लिए तय हो सकती है? देखिए पल्लवी, सबसे पहले आपको मैं उत्तर प्रदेश की कोरोना का हाल बता दूं। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर 5,722 नए पेशेंट आए हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 969 नए पेशेंट हैं और बीते 24 घंटे के दौरान लखनऊ में 14 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में मौत का आंकड़ा 600 के पार हो गया है और सबसे ज्यादा अचरज वाली बात है कि लखनऊ के 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, जिन्हें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहा जाता है, मेयो, चरक और चंदन हॉस्पिटल और अपोलो मेडिक्स। इन 4 हॉस्पिटल में टोटल 48 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव एडमिट किए गए थे और 48 की मौत हो गई है। एक बड़ा सवालिया निशान है प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर। हालांकि जो सीएम है और जो कमिश्नर है उन्होंने इन अस्पतालों का दौरा किया है, लेकिन सवालिया निशान है। चंदन हॉस्पिटल पहले से विवादों में रहा है। मेयो, अपोलो में भी ज्यादा बिल चार्ज करने के आरोप लगते रहे हैं और इसके साथ ही अब जिस तरीके से इन हॉस्पिटलों के नाम खुल करके सामने आ रहे हैं कि पेशेंट एडमिट हुए, 48 पेशेंट एडमिट हुए, कहीं तो 10 हुए थे, कहीं 11 हुए थे, कहीं 17 हुए थे और 48 की मौत हुई है। प्रशासन का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लूट का अड्डा बने हुए हैं। लूट हो रही है, वहां पर ज्यादा पैसे लेते हैं, पेशेंट को घसोट कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल, और सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है पुनीत, देखिए सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल में समन्वय की बात आपकी एकदम सही है, लेकिन खुद हम ये भी देख पा रहे हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें ही आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। अफसरशाही यहाँ लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। हर बार आप ये अहम जानकारी देते हैं कि किस तरह से आंकड़ों में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। इतना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भी लूट खसोट मची हुई है। कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि आप आपदा में अवसर खोजिए और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए वाकई में ये आपदा में अवसर खोजने वाली स्थिति हो गई है। जी बिल्कुल पल्लवी, इन लूट घसोट मचाने वाले अस्पतालों ने और कुछ अधिकारियों ने इसको आपदा को अवसर में बदल लिया है। जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार ने जन जन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए जिस तरीके की व्यवस्था करी, वो व्यवस्थाएं जब असल धरातल पर आती हैं तो कहीं ना कहीं विफल साबित होती है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों की आप सुविधाएं देख लीजिए, लगातार शिकायतें आ रही है, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लखनऊ की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है, अपोलो हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, ऐसे फेमस हॉस्पिटल है जहाँ दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। और इन अस्पतालों में अगर 48 पेशेंट टोटल कोरोना पॉजिटिव एडमिट किए जाते हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 44 से 48 लोगों की मौत हो जाती है, तो एक सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रशासन पर है। चंदन हॉस्पिटल को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। कुछ दिन पहले हमने अपने दर्शकों को एक खबर दिखाई थी कि चंदन हॉस्पिटल में 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बिना शासन को सूचित किए एडमिट किए थे। उसके बाद होता क्या है, केवल 2 दिन के लिए अस्पताल से लिखा जाता है, वो भी उसका एक वार्ड। अगर इस तरीके की लापरवाही चरम पर चलती रहेगी और इस तरीके की इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर अधिकारी सदर लापरवाह रहेंगे तो आखिर कोरोना पर उत्तर प्रदेश में लगाम कैसे लगेगी। जी पल्लवी, बिल्कुल पुनीत, ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो क्या कुछ कह रही है, अनलॉक के नतीजे क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे मुद्दे हमेशा से हम देख पा रहे हैं कि बैठकों में गूंजते ही हैं कि आपके राज्य में अनलॉक की क्या कुछ स्थिति है, क्या उसकी वजह से तो कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, और टेस्टिंग क्या जितनी होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हो रही है या फिर इसे बढ़ाने की अभी जरूरत महसूस हो रही है।
देखते हैं हालांकि जिस तरीके की मीटिंग हो रही है और आज जिस तरीके की बैठक होनी है, कई तमाम फैसले लिए जाने हैं और फैसले जो मुख्यमंत्री के संदर्भ में लिए जाते हैं वो काफी उचित लिए जाते हैं कि प्रशासन जो मार्केट में रोक लगाएगा भीड़ भाड़ होने पर, मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, लोगों के अगर नहीं लगाएंगे तो कार्रवाई करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कार्रवाई नियम बनाया गया है कि अगर नहीं लोग मना करते हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक मोड के साथ हम चीजें देख रहे हैं कि पहले से जिंदगी वापस पुराने ढर्रे पर आ चुकी है, लोगों के चेहरे से मास्क गायब है, सड़कों पे सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना तो पुलिस प्रशासन का नजर आता है, ना ही जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति नजर आता है। हाँ, अगर किसी अधिकारी का दौरा होता है तो जरूर पुलिस प्रशासन सख्त होता है, लेकिन उसके बाद वही लापरवाही शुरू हो जाती है। अगर कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं तो जहां एक और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, दूसरों को सचेत करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिसकर्मी दूसरों का चालान करते हैं मास्क न लगाने को लेकर के, वो खुद मास्क नहीं लगाते हैं। ज्यादातर पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं और कई पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी दूसरों पर दबाव बनाते हैं मास्क लगाने के लिए, उनका चालान काटते हैं। पुलिस जिम्मेदार ही काफी ज्यादा लापरवाही यहाँ बरतते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। इस खबर पर हम लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई है। हालांकि आतंकी जो हैं वो फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और इसके बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल अभी फिलहाल जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर इस समय हमें मिल पा रही है। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला किया गया है पुलवामा में। जी बिल्कुल, देखिए ये पुलवामा की घटना है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की है। हालांकि वो फायरिंग करने के बाद आतंकी वहां से भाग निकले हैं। गनीमत ये रही है कि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान जो है
वो नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकियों ने अचानक से फायरिंग की है और उसके बाद फायरिंग करते हुए वहां से भागे हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन कर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि आतंकियों को धर दबोचा जा सके या उनको मार गिराया जा सके। मैं आपको बताऊं पल्लवी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सुरक्षा बल जो है आतंकियों के ऊपर नकेल कसे हुए हैं और आए दिन एनकाउंटर हो रहा है, जिसमें कई आतंकी जो है मारे जा चुके हैं। और इसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि जब आतंकियों को मौका मिलता है वो इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देने पर उतर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए मुद्दे का रुख करते हैं और ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश के 7 राज्य जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज पीएम की वर्चुअल बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कोरोना को काबू में किया जा सकता है, राज्य में किस तरह की मृत्यु दर है, किस तरह से रिकवरी रेट है। ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक में। क्या कुछ किस तरह से रणनीति रहने वाली है? हालांकि अगर हम ध्यान दें तो दिल्ली में हालात ठीक हो गए थे, लेकिन पिछले 1 महीने से फिर से जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हर राज्य के अंदर कोरोना की जो महामारी है वो कहीं ना कहीं पैर पसारती जा रही है और कहीं ना कहीं ये जरूर दिक्कतें केंद्र सरकार के सामने भी आ रही है, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार कोशिश जरूर कर रही हैं, मगर कोशिश के साथ साथ जो रिकवरी रिकॉर्ड है वो भी काफी बेहतर है। मगर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सरकारें काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसी को लेकर आज कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के जो सीएम है उनको बैठक करेंगे और जितने भी तमाम राज्यों के जो कोरोना की स्थिति है उस पर गौर की जाएगी। और कहीं ना कहीं दिल्ली भी इसमें शामिल है और दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। ये सारा जो प्रक्रिया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और तमाम राज्यों से अपडेट लिया जाएगा कि किस तरीके से कोरोना के जो ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, वो कितनी रिकवरी रेट है और कितनी मृत्यु दर है, और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। मगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज और बढ़ करने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो कंट्रोल करने की बात है, क्योंकि राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा हुआ, राज्य सरकार कंट्रोल जरूर कर रही है, मगर कंट्रोल के साथ साथ जो पूरी स्थिति कंट्रोल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार रणनीति में कहीं ना कहीं कमी है और उसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए पीएम ने ये बैठक बुलाई है। बिल्कुल राजीव, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल पंजाब से हमारे संवाददाता विनीत कपूर भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंजाब ही उन्हीं राज्यों में से एक है जहां पर कोरोना की स्थिति काफी भयावह हो चली है, या यूं कहें कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो सकती है? क्या पंजाब के सीएम किसी तरह की कोई मदद मांग सकते हैं केंद्र से? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से पल्लवी पंजाब के अंदर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। इसके अलावा डेथ रेशियो जो है वो लगातार को रिव्यू कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, उस पर जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। और इसके बाद सीधे तौर पर कहीं ना कहीं डिमांड भी की जा सकती है कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने के लिए पंजाब को क्या कुछ केंद्र से मदद की जरूरत है। तो ऐसे में जरूर डिमांड भी होंगी और कहीं ना कहीं रिव्यू भी किया जाएगा। मंथन खुद प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि पंजाब में रिकवरी रेशियो बहुत अच्छी है लेकिन डेथ रेशियो का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता सा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, और लगातार पंजाब के सीएम या फिर यूं कहें कि पंजाब के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। एक तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और दूसरा क्या अगर फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है तो क्या अब केंद्र की तरफ से कोई मदद मिल पाएगी? देखिए सीधे तौर पर केंद्र जो है वो समय समय पर इस कोविड-19 की महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों की मदद करता रहा। हालांकि पंजाब जरूर कह रहा है कि मदद होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन पहले भी पंजाब को केंद्र की तरफ से फंड जो है मुहैया करवाए गए थे और अब भी अगर पंजाब को जरूरत है तो फंड मुहैया करवाए जाएंगे। हालांकि पंजाब ने पिछली मीटिंग के दौरान भी एक बड़ी डिमांड रखी थी कि यहाँ पर वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा भी कई डिमांड की गई थी जिसके लिए फंड की जरूरत थी, लेकिन वो फंड जो है
मांग के अनुरूप पंजाब सरकार को केंद्र से मिलता हुआ नजर नहीं आया, तो आज भी उसको यहाँ पर दोहराया जा सकता है कि क्या कुछ पंजाब की जो कैप्टन सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करना चाहती है, जिससे रिकवरी रेशो में इजाफा हो सके, डेथ रेशो का ग्राफ जो है वो कम हो सके। बिल्कुल विनीत, लौटती हूँ आपके पास। राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए अमित शाह को मैदान में कूदना पड़ा था दिल्ली में हालातों को ठीक करने के लिए, तो अब क्या लग रहा है एक बार फिर से केंद्र की दखल अंदाजी के बाद ही दिल्ली में हालात ठीक हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राज्य सरकारें कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की स्थिति दोबारा से बिगड़ी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सरकार के सामने आई है। और वही बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह तक कोरोना पॉजिटिव हुए थे, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे रवि विशेष भोग जी का कोरोना दोबारा पॉजिटिव हुए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, स्थिति दोबारा से बिगड़ी जरूर है। मगर कहीं ना कहीं ये लगता जरूर है, जब तक केंद्र सरकार इसके अंदर अच्छा से नहीं करेगी तो राज्य सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लगता ही यही है कि केंद्र सरकार जब तक आगे चलेगी और आगे गाइडलाइन बनाई जाएगी राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकार फिर उसको फॉलो करेगी, तभी लगता है कि कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल हो सकती है। मगर देखना होगा आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी बैठक होगी, उसके अंदर कितना बड़ा रोल निकल के आता है। राज्य सरकार क्या अपने आप ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन बनाई जाएगी या उसके द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, इस बैठक के बाद से ही नजर आ रहा दोबारा से। बिल्कुल राजीव, इस बैठक के बाद से ही काफी कुछ साफ हो पाएगा कि किस तरह से क्या कुछ रणनीति रहती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। विनीत, पंजाब की अगर हम बात करें तो देखिए वैसे भी केंद्र ने राज्य सरकारों के पाले में ही गेंद डाली हुई है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो गाइडलाइन है वो फॉलो करवानी है, नियम क्या कुछ लागू करने हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पंजाब की रणनीति में कहाँ कुछ कमी रह गई है? बिल्कुल, देखिए पंजाब की अगर रणनीति की बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरह से पंजाब वो राज्य था जिसने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगाया था और कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया था, लेकिन अब की अगर बात करें तो अब सिचुएशन जिस तरह से अनलॉकडाउन हो चुका है और चौथे चरण में अनलॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ स्थिति जो है भयावह होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ रेशो का ग्राफ जो है वो बढ़ता सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर लोगों को समझाने की बात करें, जागरूक लाने की बात करें, तो जब तक लोगों के अंदर सरकार जागरूकता नहीं लाएगी किस ढंग से कोरोना जो है वो उनको या फिर उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, तब तक कहीं ना कहीं ये बीमारी से कहीं ना कहीं निजात नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में जरूर ग्राउंड लेवल पर कागजी कार्रवाइयों के अलावा ग्राउंड लेवल पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। वेंटिलेटर सेवाओं की बात करें, ऑक्सीजन सेवाओं की बात करें, उनको और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन पड़ती है तो उसको तुरंत समय रहते ही कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई में केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से ही स्थितियों को सुधारा जा सकता है। और पंजाब के जो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से पंजाब में फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तो ऐसे में केंद्र को भी ये चाहिए कि पंजाब को जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन सेवाओं की जरूरत है, वो मुहैया कराई जा सके ताकि स्थितियों को काबू में लाया जा सके। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और आज हम बात करेंगे कि मुंबई में किस तरह से भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो गई है। जी हां, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से आफत वहां पर पैदा हो गई है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई है। कुछ रूट्स पर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और कहीं पर रिशेड्यूल किया गया। इस बीच बीएमसी ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में छुट्टी की घोषणा कर दी है और लोगों को यह सलाह दी गई है कि घर से तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो। और एक बार फिर से ये जो कुदरत है उसने आफत बरसा दी है, जहां 2 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद खासा जल भराव हो गया है। मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक काफी ज्यादा बारिश हुई है और 24 घंटे की इस बारिश ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल पानी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश 26 साल पहले यानी कि 1994 में 24 घंटे के लिए हुई थी, जब सितंबर की में ही ये सबसे भारी बारिश हुई थी। और इसके अलावा ये जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि 24 घंटे की जो ये बारिश हुई है वो सितंबर की 4थी सबसे बड़ी बारिश है। और इस बारिश के बाद की स्थिति का नजारा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल से जो बारिश ने कहर ढाया है, इससे मुंबई में और मुंबई हो या नई मुंबई, ठाणे, पालघर और विशेष रूप से पूरे महाराष्ट्र में भी तेज बारिश होने से बहुत सारे विभागों में, जिलों में बहुत बड़ी दिक्कतें आई है। मैं मुंबई के सब नागरिकों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, क्योंकि लोकल रेलवे भी अभी बंद हो चुकी है। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। आज और 24 घंटे का अलर्ट भी घोषित किया गया है और हमने भी हमारे एनडीआरएफ के 5 टीमों को तैयार रहने के लिए, रेडी रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सब टीम इसके लिए तैयार है और विशेष रूप से लोकल रेलवे बंद है और उसके साथ में सांता क्रूज में 300 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और कुलाबा में भी 120 से 140 मिलीमीटर तक का बारिश हो चुकी है। इसीलिए हर मुंबई में बहुत सारी जगहों में पानी भरा हुआ है। इस स्थिति में मुंबईकर अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, बाहर नहीं निकले, यही मैं। आइए 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपको किस तरह के हालात फिलहाल मुंबई में बने हुए हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि कैसे जो सामान है वो पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जलमग्न हो चुकी हैं पूरी तरह से सड़कें, ऑटो से लेकर तमाम जो गाड़ियां थी वो वहां पर डूबी हुई नजर आई। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, गली मोहल्लों में यहाँ तक कि कई लोगों के घरों में पानी तक घुस चुका है। जल भराव की ये तस्वीरें मुंबई से महानगरी है, मुंबई माया नगरी है और उसमें इस तरह के हालात बने हुए हैं। 24 घंटे की बारिश ने वहां पर इस समय हड़कंप मचा दिया है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चौथी तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया, प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डूब चुका है। रेलवे प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां फिलहाल अभी लोकल सेवाएं जो हैं वो रोक दी गई हैं क्योंकि जगह जगह पानी भर गया है, रेलवे स्टेशन तक डूब गए हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोकल सेवाएं इस समय रोक दी गई हैं, कुछ रिशेड्यूल कर दी गई हैं। तो 4 अलग अलग तस्वीरें, 4 अलग अलग नज़ारे दिखाती हुई कि किस तरह से 24 घंटे की बारिश के बाद जो माया नगरी है, मुंबई है, किस तरह से पानी में डूब चुकी है।
लगातार ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मुंबई की ये तस्वीरें हैं। आज जितने भी ऑफिस हैं वो सभी बंद करवा दिए गए हैं। छुट्टी की घोषणा कर दी गई। तमाम जो आने जाने की सेवाएं हैं वो इस समय रोक दी गई हैं, चाहे वो लोकल सेवा हो या सड़क पे जो बस चलती हैं सड़कों पर उन्हें भी रोक दिया गया है। यातायात सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। इसके अलावा लोगों से ये अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही अपने घरों से निकलें, क्योंकि ये अभी जो आफत है वो टली नहीं है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी बारिश और रहेगी। 1-2 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो ऐसे में ये अपील की जा रही है, बीएमसी की तरफ से भी अपील की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। तो मुंबई से 4 अलग अलग तस्वीरें एएनबी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। क्या कुछ हालात फिलहाल मुंबई में बने हुए हैं। 24 घंटे की बारिश के बाद से ही स्थितियां जो हैं वो काफी खराब नजर आ रही हैं। सामान्य जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में पानी घुस गया और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ा। पानी निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। और अगर ये जानकारी भी हम आपको दे दें कि लोकल ट्रेन और बस सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और ऐसा ही मौसम रह सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता भारत सिंह जी इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारत सिंह जी, देखिए हम देख पा रहे हैं कि 24 घंटे में किस तरह से जो माया नगरी है मुंबई वो पानी में डूब गई है। 24 घंटे की बारिश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। सर, मुंबई में ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार जल भराव की समस्या हम देखते ही हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों समय रहते नालियों की सफाई नहीं की जाती? इस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं और वहां के लोगों को भी अब इसकी आदत पड़ गई है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। जिस तरह से हर बारिश में हर साल इस तरह से समस्याएं होती हैं और बीएमसी दावा करती है कि जो है हमने जो है नाले गटर सब साफ कर दिए हैं, मगर उनके दावे जो है वो खोखला साबित होते हैं। बार बार हम जो है उनको बताते हैं कि भाई देखिए समय पे साफ कर लीजिए और नहीं तो ये समस्या और भी भयंकर हो सकती है और होती है। हाई टाइड का समय रहता है तो और भी खराब होती है। लेकिन बीएमसी जो है इस काम को कहते हैं ना कि उनके ऑफिसरों पे ये भी नहीं होता है कि क्या करें। बहुत तकलीफ होती है मुंबईकरों को। आज ट्रेन भी बंद हो गई और रात भर से मूसलाधार बारिश हो रही है। 150 से 200 mm बारिश हुआ है। 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया है सर। निर्वाह नहीं कर पा रही है। बिल्कुल भारत सिंह जी, 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी मूसलाधार बारिश हुई है। अनिला सिंह जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। अनिला जी, मुंबई की तस्वीरें आप देख ही रही होंगी, पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है मुंबई। माया नगरी है, महानगर है और इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। 24 घंटे की बारिश में इतना ज्यादा जल भराव वहां पर हो चुका है और ये समस्या वहां पर अब आम हो गई है। 24 घंटे की बारिश तो गाड़ियों में पानी भर जाता है। जो मौजूदा सरकार है बिल्कुल स्वतंत्र सरकार है, तो कुछ सामने दिखाई नहीं देता है। अगाड़ी बोलते अपने आप को, पर पूरा महाराष्ट्र को पिछाड़ी बना के रख दिया है। इसका उत्तर तो मुझे लगता है कि एज अ चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को देना चाहिए कि जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्यों असफल हो जा रही है। उनकी सरकार को दिखाई नहीं देता, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? क्यों मुंबई नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, अभी भारत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने सारा ठीकरा बीएमसी पर फोड़ दिया है कि ये बीएमसी की गलती है, समय रहते इन चीजों को सुधार लेना चाहिए। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये तो आपदा है, इसे कौन रोक सकता है, कुदरत का कहर है। नहीं, अनिला जी से पूछिए कि आप शिवसेना और बीएमसी में अलायंस में है शिवसेना के साथ में बीजेपी, तो ये दोनों का कर्तव्य है ना। हम तो विरोधी पक्ष में, हम जो विरोध में बैठे हैं, हम तो रोज उनको बताते हैं, रोज समझाते हैं, रोज बोलते हैं। और 26 साल से नहीं, जब से शिवसेना सरकार में आई है बीएमसी में, तब से हम उनको बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हमने साफ कर दिया। और ये देख ही रहे हैं, हम सुबह से दिखा रहे हैं कि टीवी में हम देख रहे हैं कि जो है कहीं बस डूबी है, कोई कहीं घर डूबे हैं। कब से अलायंस हो गया? अभी किसकी सरकार है वहां पर? अनिला जी, नहीं, आप सरकार की, राज्य सरकार का इसमें दायित्व तो नहीं होता है। इसके अंदर जो है बीएमसी का काम होता है। मैडम, बीएमसी जो है वो देखती है महानगर पालिका। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। जो मुंबई में जो बरसात हो रही है वो मुंबई की बात कर रही है, आपकी महाराष्ट्र की बात कर रही है। ठीक है भरत जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिला जी, इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा जारी रहता है। जब भी आम जनता की समस्या को लेकर बात होती है तो ऐसे पल्ला क्यों झाड़ लिया जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से?
देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि केवल ये कहने से बीएमसी की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसे नहीं होता है। राज्य सरकार जो है वो अम्ब्रेला गवर्नमेंट होती है और उसके अंदर जो है सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। बीएमसी में जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो कहाँ का होता है? महाराष्ट्र सरकार का ही तो होता है, कहीं दूर से तो दूसरे स्टेट से आके तो वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो जाता है। और वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है किसके कोऑर्डिनेशन में होता है? गवर्नमेंट जो होती है उसके कोऑर्डिनेशन में होता है। तो सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं प्रॉपर, और इसी की वजह से मुंबई की हालत बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सिर्फ इसे कुदरत का कहर कहकर तो नहीं छोड़ दिया जा सकता ना अनिला जी, क्योंकि इस तरह के हालात बने ही रहते हैं और आम जनता कितनी परेशान है। हम अभी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। अब चूंकि ऐसी स्थिति बन जाती है और फिर छुट्टी की घोषणा कर देना, तमाम सेवाओं को बाधित कर देना कि ठीक है आप यातायात सेवाएं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या ये काफी है? देखिए, ऐसा है कि कुदरत की आपदा मानकर आप, उसके लिए एनडीआरएफ है, मदद करेगी। कुदरत की आपदा ठीक है, 24 साल में ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बारिश, वो सब ठीक है, पर सरकारें इसीलिए होती है ना, बिल्कुल, जो कि इस प्रकार की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है आपको पहले तो सोच लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल भरत जी। जी, अनिला जी का बात मुझे सुनाई नहीं दिया साफ तौर पे, जरा जब इस तरह की परिस्थितियां बनी रहती हैं तो पहले से इनको लेकर तैयारी कर लेनी चाहिए, और इस बात से मैं भी सहमत हूं। सर, आप जानते हैं कि वहां पर लगातार बारिश होती रहती है, वहां मौसम कभी भी बदल जाता है। ऐसे में देखिए, ये समस्या बनी है वहां पर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे निकले? क्या पल्ला झाड़ने से इन समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? नहीं, पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको फिर बताया कि कांग्रेस की कभी बीएमसी में सत्ता नहीं रही है, ठीक है, इस सेना की और सत्ता हमेशा रही है। अब जो 2 टर्म से जो है बीजेपी उनके साथ में है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि 6 महीने से लॉकडाउन था, उस पीरियड में अगर चाहते, पूरी मुंबई जब बंद थी तो बीएमसी बाकायदा कायदे से साफ सफाई कर सकती थी नालों की। अगर यहाँ पे नालों की सफाई कायदे से हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। और ये बार बार दावा करती है बीएमसी, लेकिन कहीं हो नहीं पाता है, और जब बारिश होता है तो यही स्थिति बनी रहती है। ठीक है, मैं आपकी इसी बात पर आती हूँ। सर देखिए, आपने बीएमसी को लेकर तो स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन सरकार में तो आप अलायंस में हैं, क्या आपने सुझाव दिया कि देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो अभी हम इस तरह के कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश की समस्या कभी भी आ सकती है। हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे रवि राजा जी है जो बीएमसी में, उन्होंने बार बार इस चीज पे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते और बोलते भी रहते हैं बार बार विषय पे। क्या शिवसेना से इस बाबत कोई बात हुई है आपकी? सर किसे? क्या शिवसेना से इस बाबत आपकी कोई बात हुई है कि इस तरह की समस्या बनती है तो इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? जी, हमारे जो नेता है रवि राजा जी विरोधी पक्ष में, वो बार बार इस विषय पे बोले हैं, उनको संज्ञान में दिलाए हैं कि भाई देखिए इसको साफ सफाई करना चाहिए और करना पड़ेगा, तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे कल रात को 200 mm बारिश हो गई, तो अचानक बारिश जो हो जाती है तो उससे तो तकलीफ होती है थोड़ी, ये तो मानना पड़ेगा। ये अनिला जी बोल रही है, ठीक है, वो कोई बात सही है कि अचानक अगर बारिश 200 ml 400 ml हो जाते MM होता है तो उसको तकलीफ होती है, मगर बीएमसी को कहीं ना कहीं इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम जनता का सवाल है, आम जनता इससे परेशान होती है। बिल्कुल अनिला जी, देखिए इस तरह की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं कि भारी बारिश की वजह से कई जगह इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो जाती हैं, और भिवंडी का तो अभी हाल ही का हादसा है, तो ये बड़ी वजह भी सामने आती है कि भारी बारिश के कारण जो जर्जर इमारतें हैं वो पूरी तरह से ढह जाती हैं। ये भी बीएमसी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की इमारतों को पहले से चिन्हित करके रखा जाए, नोटिस भेजा जाए, क्योंकि बारिश के समय में इस तरह के हादसे होते ही रहते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे बिल्डिंग ढही, भिवंडी में बिल्डिंग ढही थी और उसमें कितने सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, चेक करना चाहिए। कहते हैं खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। मुझको लगता है कि बीएमसी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सरकारी तंत्र होता है वो तो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में ही है, काम भी करे, महाराष्ट्र सरकार नहीं काम कर रही, लगता है बीएमसी के अधिकारी खुद से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, इस समस्या का ध्यान तो देना ही होगा। ये आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से तो कुछ हो नहीं पाएगा और पल्ला झाड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अनिला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़ी। भरत जी, आप लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए, इस मसले पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145